नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है अपना जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, वो आपके लिए उसके पूरी की पूरी एनालिसिस लेके आए हैं। इस पूरी क्लास में आपको बताने वाले हैं कि असल में आपके एग्ज़ाम के अंदर आज क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे गए थे, और असल में एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो हार्ड तो नहीं था पिछली शिफ्ट की अपेक्षा। तो वो सारी चीज़ें इसी एक क्लास में आपकी क्लियर होने वाली है। तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और साथ में अपने जो है दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आगे आने वाली क्लासेस जो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं। और दूसरा, आप सभी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि आज की क्लास के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो आज जो है आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि असल में जो है एक वेबर बराबर जो है कितने मैक्सवेल होते हैं। एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल जो है वो आपका इसका राइट आंसर होगा। यानी कि एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। अब इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि असल में एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है। यानी कि एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है वो आपका कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी कि आपका एक तरीके से अपने बोल सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, उस ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी केवल और केवल एक ही वाइंडिंग होती है। अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लास डी की जो आग है, यानी कि आपकी जो क्लास डी की आग है, उस क्लास डी की आग को जो है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो असल में अगर मैं बात करूं तो धातुएं जितनी भी होती है, तो धातुएं जितनी भी होती है वो आपकी क्लास डी की कैटेगरी में ही आती है, और धातुओं से लगी हुई आग जो है वो आपकी क्लास डी की कैटेगरी में ही आएगी। इसके अलावा जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्टेबल, यानी कि पोर्टेबल जो है ड्रिल जो मशीन होती है, यानी कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो होती है उसके अंदर आपकी कौन सी मोटर उपयोग की जाती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल जो मोटर है वो आपकी पोर्टेबल ड्रिल मशीन के अंदर आपकी उपयोग की जाती है, और असल में मिक्सर ग्राइंडर के अंदर भी यूज होती है, जिसका आपको भी पता है पिछली शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया था कि असल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर वोल्ट मीटर जो होता है, यानी कि वोल्ट मीटर जो होता है उसको मैं अगर एमीटर की तरह जोड़ दूं, यानी कि एमीटर जो होता है उसकी जगह पे जोड़ दूं, वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की जगह पे जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि वोल्ट मीटर जो होता है उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एम्पियर मीटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। तो आपको आउटपुट में जो सप्लाई मिलनी चाहिए, आउटपुट में जो आपको करंट मिलनी चाहिए, उस तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और उस तार का प्रतिरोध बढ़ने से उसमें से बहने वाली जो करंट है वो करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस ये ही प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि करंट आपकी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ होना चाहिए इसके अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि स्प्रिंग जो है किसकी बनी होती है। यानी कि आपको मापक यंत्र चैप्टर में पूछा होगा कि आपकी स्प्रिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो स्प्रिंग जो होती है वो आपकी कांसा जो होता है उसकी बनी होती है, यानी कि जिसकी अपने बात कर सकते हैं फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस ब्रोंज जिसको बोलते हैं, तो फास्फोरस ब्रोंज या फिर कांसे की आपकी स्प्रिंग बनी होती है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें पूछा गया 0.8 एम्पियर जो है वो आपकी करंट है, 5 वोल्टेज की वोल्टेज है, और 30 सेकंड का आपका क्या है, समय है। तो ये कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसमें एम्पियर, वोल्टेज और आपको समय दे रखा था, और उसमें पूछा गया कि जूल में आप जो है, जूल में पावर या ऊष्मा जो है
वो आप ज्ञात कीजिए। यानी कि स्टूडेंट ने पावर भेजा था, लेकिन एक तरीके से जूल में आपको वहाँ पर ऊष्मा निकालने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि देखो H बराबर जो होता है वो आपका I² RT होता है। तो H बराबर I² RT से रिलेटेड इसने यहाँ पर आपको आंकड़ा दे रखा है, I दे रखा है, यहाँ पर R का मान नहीं दे रखा, लेकिन T का मान दे रखा है। तो लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, I² R को पावर ही तो बोलते हैं, तो I² R की जगह पे मैं VI भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर VI जब मैं लिखूंगा तो आपके पास अब देखोगे तो V का मान आपके पास में है, I का मान भी है और T का मान भी है। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पर 0.8 इंटू में 5 इंटू में अगर आप 30 करते हो तो उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी थी। यानी कि आपको एक तरीके से अपने बोल सकते हैं, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, या दूसरा रेजिस्टेंस का मान निकालो, उसके बाद इसमें रखो, उसके बाद में भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जैसा आप बेहतर समझे उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि स्टैटिक ईएमएफ यानी कि आपका जो यहाँ पर स्थितिक ईएमएफ होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जो है कौन सा नियम उपयोग करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका मतलब कि आपको स्टैटिक ईएमएफ के बारे में पूछा गया था। लेकिन अगर आपको गतिजन्य प्रेरित ईएमएफ के बारे में पूछा होता फिर तो आपको पता है कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम अपने मोटरों में करते ही आए थे। लेकिन वहाँ पर जो है वो केवल और केवल गतिजन्य प्रेरित ईएमएफ के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर स्थितिजन्य प्रेरित ईएमएफ की बात आएगी तो लेंज का नियम उपयोग होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि असल में जो स्लिप रिंग मोटर है, यानी कि स्लिप रिंग मोटर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि स्लिप रिंग मोटर का भाग नहीं है, का भाग नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि स्लिप रिंग भाग का, स्लिप रिंग जो मोटर है उसका कौन सा भाग नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखो ये तो क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन से रिलेटेड रहने वाला है। तो ऑप्शन में आपको मिला होगा कि वाइंडिंग वाला रोटर होता है, यानी कि वाउंड रोटर होता है, स्लिप रिंग इसमें लगी होती है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर जो है बाह्य जो रेजिस्टेंस है वो आपको जोड़ना पड़ता है। तो भाग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है इसमें जो स्लिप रिंग लगी होती है, ब्रश भी लगे होते हैं। तो अब वो आपको देखना पड़ेगा कि सिकुरल केज दिया हो सकता है कि सिकुरल केज आपका इसका भाग नहीं है। अब वो देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था। तो आपका अगर एग्जाम हुआ था तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा कि असल में एग्जाम के अंदर इसके अंदर ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया था। अब देखिए इसके अलावा अगर अपने बात करें तो क्वेश्चन आया था कि 60 वाट की पावर है, 60 वाट और असल में 12 जो है वोल्ट जो है वोल्टेज है। तो आप यहाँ पर करंट का जो मान है वो फाइंड कीजिए। तो करंट के मान के लिए आपको देखिए सिंपल सी तो बात है, यहाँ पर करंट के मान के लिए क्या करना था, तो P बटे में V तो करना था। तो यहाँ पर P बटे में V करोगे यानी कि 60 बटे में जो है 12 करोगे तो असल में क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर यहाँ पर करंट का मान आ जाएगा। तो असल में इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका अगर आगे एग्जाम है तो इसको जो है थोड़ा सा बेहतर जो है वो अपने कर लीजिए टॉपिक को। इसके अंदर पूछा गया था कि असल में बिना लोड, बिना उष्मा के कौन सा जोड़, यानी कि बिना उष्मा के कौन सा जोड़ जो है वो आपका लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना उष्मा के कौन सा जोड़ लगाया जा सकता है। तो बिना उष्मा के आपका रिवेट से जो जोड़ लगाते हैं, यानी कि रिवेट से जो जोड़ लगाते हैं वो आप बिना उष्मा के भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो आप सोल्डरिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उन सभी में आपकी हीट या उष्मा पैदा होती ही है। तो अगर देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में रिवेट था क्या, अगर रिवेट था तो उसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1.2 वाट के 4 लैंप है, 1.2 वाट के 4 लैंप है जो किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं। तो असल में आपसे पूछा गया कि टोटल पावर जो है वो आपकी कितनी होगी। तो समांतर में जुड़े हुए हैं, तो समांतर में जुड़े या सीरीज में जुड़े पावर जो आपकी लगभग सेम ही रहती है। अब देखिए समांतर में जुड़े हुए हैं तो एक जो है इसकी जो टोटल पावर हो जाएगी 4.8 वाट जो है वो आप इसकी जो है टोटल पावर हो जाएगी। इसका ये ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद में लेड एसिड
बैटरी जो होती है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, यानी कि लेड एसिड जो बैटरी है, यानी कि लेड एसिड जो सेल है उसकी वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो आपसे पूछी गई थी कि वोल्टेज या ईएमएफ कितनी होती है, तो इसकी ईएमएफ होती है 2.2 वोल्ट। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हो रहे हैं बार बार। सेल से जो टॉपिक है, सेल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इनको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि असल में जो है आपका एक RL परिपथ है, यानी कि RL जो है वो आपका एक सीरीज परिपथ है। RL आपका एक सीरीज परिपथ है। तो RL एक सीरीज परिपथ में आपको जो दिया गया है वो दिया गया है R का जो मान है वो आपका 40 ओम है, और असल में X का जो मान है यानी कि XL बात करते हैं तो XL का मान है वो 60 ओम है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया था कि Z का मान ज्ञात कीजिए। तो Z का मान ज्ञात करने के लिए देखिए एक सिंपल सा तो फॉर्मूला है, आपको बार बार करवा चुके हैं, R स्क्वायर प्लस में XL की स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर R का और XL का मान रखेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। और बहुत ईजी तरीके से हम लोगों ने ये करवा रखा है। अगर आपने नहीं किया तो थोड़ी सी हमारी हेल्प ले लीजिए और असल में थोड़ा सा इसको तैयार कर लीजिए ताकि ये आपका टॉपिक कवर हो जाए और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो चूके नहीं। अब देखिए इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि एक डीसी की शंट मोटर है, यानी कि डीसी की आपकी शंट मोटर है, डीसी की शंट मोटर है। तो डीसी की शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, यानी कि डीसी की स्पीड कंट्रोल करनी है डीसी की शंट मोटर की। तो असल में उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेनली इसकी दो विधियां होती है। एक तो आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर जो है उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर, और एक आपका फील्ड के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर, यानी कि आर्मेचर करंट को कंट्रोल करके और फील्ड करंट को कंट्रोल करके आप लोग जो है डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा डीसी शंट मोटर के इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया था। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया था। अब देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असल में डीसी शंट मोटर जो है, डीसी शंट मोटर जो है उसका एक अन्य नाम जो है वो आपका क्या होगा। तो डीसी शंट मोटर जो होती है उसको अपने दोस्तों स्थिर गति की मोटर भी कहते हैं, यानी कि स्थिर गति की मोटर अपने जो है इसको कहते हैं। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो स्थिर गति की मोटर, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है जो आपकी शंट मोटर होती है। ये भी टॉपिक अभी तक हमारा जो है वो कवर हो चुका है। उम्मीद करूंगा कि आपने जो है पढ़ रखा है और काफ़ी बेहतर तरीके से हमने भी करवाने की कोशिश जो है वो आपको की है। अब देखिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपसे जो है इसके अलावा क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जिसमें बहुत ही अगर मैं बात करूं इजी क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं अगर आपको आते हैं तो। अगर आपको नहीं आते हैं तो काफ़ी हार्ड रहे होंगे। इसके अंदर पूछा गया था एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया कि असल में डीसी के लिए गलत कथन है, यानी कि डीसी के लिए कौन सा गलत कथन है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो एक सिंपल सी बात है कि इसमें आपको कौन सा गलत है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सी जो चीज़ है उसके बारे में पूछा गया। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि असल में जो सिंक्रोनस जो मोटर है वो आपकी किस गति पर चलती है। भाई सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपकी एक स्थिर गति की मोटर है भाई, यानी कि एक स्थिर गति की मोटर है। ये आपकी स्थिर गति यानी कि कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। अब देखिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिसमें पूछा गया कि दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में प्रचालन करना है, यानी कि दो आपको अल्टरनेटर जो है, दो अल्टरनेटर का समांतर प्रचालन करना है, यानी कि समांतर जो है आपको क्रम में चलाना है। तो उस कंडीशन में उसको अपने क्या कहते हैं, तो आपको पता है उसको अपने तुल्यकालीकरण या फिर सिंक्रोनाइजेशन अपने कहते हैं।
इन दो अल्टरनेटर को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि असल में दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जब चलाते हैं तो उस टाइम अपने उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो तुल्यकालिकरण इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में दो मेगर के कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पूछा गया था कि असल में जो मेगर होता है वो आपका क्या मापता है, मेगर आपका क्या मापता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेगर आपका इंसुलेशन टेस्ट करता है, इंसुलेशन टेस्ट करता है, या फिर अपने बोल सकते हैं उच्च प्रतिरोध मापता भी, उच्च प्रतिरोध। तो इंसुलेशन टेस्ट या फिर उच्च प्रतिरोध में से कोई एक ऑप्शन आपको लगभग दिया हुआ होगा। अब देखिए इसके बाद में मेगर का क्वेश्चन था कि मेगर जो है किस में मापता है, मेगर किस में मापता है, ऐसा क्वेश्चन भी कोई कह रहा है कि पूछा गया था। तो मेगर जो होता है वो आपको पता है कि 1 मेगा ओम के अंदर जो है वो आपका मापता है, यानी कि मेगा ओम जो है वो आपको माप के देता है, यानी कि मेगा ओम में आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। तो इसका मतलब मेगा ओम इसके अंदर रहेगा कि मेगा ओम में आपका ये रीडिंग देता है। इसके बाद में पूछा गया था कि असल में भीगे शरीर का आपका प्रतिरोध पूछा गया था कि प्रतिरोध कितना होता है। तो भीगे शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 1 किलो ओम जो है वो आपका रहा होगा। तो ये जो है आज सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज की शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। उम्मीद करूंगा कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे और आपके बेहतर से बेहतर सही होंगे। अगर ज़्यादा सही नहीं है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, उस थोड़ी सी कमी को थोड़ा सा बेहतर करना है ताकि आपके ये क्वेश्चन कवर हो सके। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी लंबे समय तक करते रहिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ भी जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, क्लासेस वगैरह की जानकारी भी इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती है। क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, उसकी जानकारी भी इस चैनल पे मिलती रहती है। और असल में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या ताकि हमारा जो है थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, हमारे पास जितने बच्चों ने भेजे थे हमने आपको कवर करवा दिए, लगभग 25 से 27 क्वेश्चन कवर करवा दिए। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे जो है वो भी उन कमेंट्स को देखकर पढ़ सके। और बाकी इसके बाद वाली जो शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, वो मैं आपको जल्द ही इसकी क्लास आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।